शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प बल्कि कहूं तो एक रहस्यमयी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कंपनी जो माइक्रो कैप कैटेगरी में आती है, जिसका कुल मार्केट कैप महज 22.8 करोड़ रुपए है। कंपनी का नाम है बॉम्बे वायर रोप्स। देखिए, शेयर बाजार में अक्सर हमें ऐसी कंपनियां मिल जाती हैं जिनके फाइनेंशियल्स सबको चौंका देते हैं, और यकीन मानिए इस कंपनी की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। तो आइए बिना किसी देरी के इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर इस कंपनी के भीतर चल क्या रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट का सिर घुमा सकता है। सोचिए जरा, क्या कोई कंपनी बिना एक भी रुपए का सामान बेचे मुनाफा कमा सकती है? मेरा मतलब है, जब आपका बिजनेस ही कुछ नहीं कर रहा, सालों से आपका ऑपरेशनल रेवेन्यू एकदम जीरो है, तो फिर आपकी बैलेंस शीट पर प्रॉफिट कैसे दिख सकता है? बाजार के जानकारों के लिए ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, और सच कहूं तो ठीक यही बात इस पूरे विश्लेषण को इतना रोमांचक बनाती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.95 करोड़ रुपए। ये कंपनी का वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही का शुद्ध मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला है। एक तरफ तो ये कड़वा सच है कि कंपनी ने पिछले कई सालों से कोई भी ऑपरेशनल रेवेन्यू जनरेट ही नहीं किया है, मतलब उनका मेन बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ा है। और दूसरी तरफ अचानक से उसी कंपनी के खाते में लगभग 3 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा आ जाता है ना अजीब? भाग 1, मुनाफे का रहस्य, असली कारण का खुलासा। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि इस पॉइंट पर आकर सारा रहस्य बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ तो ऑपरेशनल रेवेन्यू पूरी तरह से शून्य है, लेकिन दूसरी तरफ ऑफिस प्रेमिसेस की बिक्री पर मुनाफा पूरे 4.32 करोड़ रुपए दिखाया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये पैसा कंपनी के मुख्य व्यापार के अचानक चल पड़ने या किसी चमत्कार का नतीजा नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक अकाउंटिंग गेन है जो कंपनी की एक वन टाइम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बेचे जाने से आया है। बात समझ में आई? बिजनेस से नहीं बल्कि प्रॉपर्टी बेचने से प्रॉफिट हुआ है। भाग 2, वित्तीय पर्दे के पीछे कंपनी के बुनियादी फंडामेंटल्स। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल वाइटल साइंस यानी उसकी वित्तीय सेहत के मुख्य इंडिकेटर्स को देखें, तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें उभर कर सामने आती हैं। देखिए, कंपनी प्रभावशाली रूप से लगभग कर्ज मुक्त है, और उसने अपना कर्ज काफ़ी कम भी किया है। कागजों पर यह बहुत अच्छा लगता है, राइट? ये अपनी बुक वैल्यू के 2.95 गुना पर ट्रेड भी कर रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो इसके रिटर्न मैट्रिक्स हैं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE -1.03% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE -0.90% है। ये दोनों ही मैट्रिक्स गहरे नेगेटिव जोन में हैं, जो साफ साफ चिल्लाकर कह रहे हैं कि कंपनी के अंदर फिलहाल कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी या असल मुनाफा नहीं हो रहा है। भाग 3, प्रतिस्पर्धी तुलना, एक विशाल अंतर। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि बॉम्बे वायर रोप्स और इसी सेक्टर की दूसरी दिग्गज कंपनियों के बीच स्केल का कितना विशाल अंतर है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारी बॉम्बे वायर है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 22.8 करोड़ है और सेल्स बिल्कुल शून्य, और दूसरी तरफ APL अपोलो जैसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 59,500 करोड़ से भी ज्यादा है, और उनकी तिमाही सेल्स 5,600 करोड़ को पार कर रही हैं। इसी तरह वेल्सपन कॉर्प को ही ले लीजिए, जिनकी तिमाही सेल्स 4,000 करोड़ से ऊपर हैं। ये आमने सामने की तुलना असलियत का एक बहुत ही साफ आईना दिखाती है। जरा इस अंतर की विजुअल तौर पर कल्पना कीजिए। एक तरफ वो विशाल कंपनियां हैं जो हर तिमाही 500-600 करोड़ और 4,000 करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम ऑपरेशनल रेवेन्यू ला रही हैं, और उनके ठीक बगल में खड़ी है बॉम्बे वायर, जिसका रेवेन्यू है एक बड़ा सा गोल शून्य। जब आप इन हजारों करोड़ कमाने वाली कंपनियों के बीच इस जीरो को देखते हैं, तो ये और भी ज्यादा चुभता है और इस बात पर जोर देता है कि इस कंपनी का मेन बिजनेस किस कदर रुका हुआ है। भाग 4, 65वीं AGM के भीतर शेयरधारकों की सक्रियता। अब चलते हैं 14 अगस्त 2026 को हुई कंपनी की 65वीं AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग में। दिलचस्प बात पता है क्या है? बिजनेस में कोई भी हलचल न होने के बावजूद 17 शेयरधारकों ने इसमें हिस्सा लिया। शेयरधारकों की ये सक्रियता वाकई हैरान करती है। और तो और, इस मीटिंग में पेश किए गए सभी 5 रेजोल्यूशंस आसानी से पास भी कर दिए गए। इनमें ऑडिटेड फाइनेंशियल्स को अपनाना और डायरेक्टर्स की नियुक्तियां शामिल थीं, जिन्हें लगभग सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई।
हालांकि इन सब के बीच एक रेजोल्यूशन ऐसा था जहां हल्की सी असहमति या कहें कि थोड़ा सा फ्रिक्शन देखने को मिला। रेजोल्यूशन नंबर 4, जो श्री बिमल कुमार कनोडिया को 75 वर्ष की आयु के बाद भी नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर बनाए रखने का एक विशेष प्रस्ताव था। वोटिंग के आंकड़ों से साफ है कि 88.37% वोट इसके पक्ष में पड़े, लेकिन 11.63% वोट इसके खिलाफ भी गए। पूरी मीटिंग में बस यही वो एकमात्र जगह थी जहां शेयरधारकों के विचार थोड़े बटे हुए दिखाई दिए। भाग 5, आगे क्या है? भविष्य की रणनीतिक दिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपनी ऑफिशियल फाइलिंग में बिल्कुल साफ शब्दों में जो कहा है उसे हमने यहां कोट किया है। कंपनी कोई भी ऑपरेशनल गतिविधि करने में असमर्थ है और वैकल्पिक व्यावसायिक अवसरों का मूल्यांकन कर रही है। ये बयान बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। वो मान रहे हैं कि हाँ, आज हमारा मुख्य कामकाज पूरी तरह से ठप है, लेकिन वो हार नहीं मान रहे। वो सक्रिय रूप से भविष्य के लिए एक नया रास्ता और नई व्यापारिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। और अंत में यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक डॉर्मेंट या पूरी तरह से रुकी हुई कंपनी सफलतापूर्वक खुद को दोबारा खड़ा कर सकती है, या फिर वो बाजार में बस एक वित्तीय भूत यानी फाइनेंशियल घोस्ट बनकर रह जाएगी? देखिए, शेयर बाजार में इस तरह के ज़ॉम्बी स्टॉक्स की कहानी हमेशा से ही एक पहेली रही है। ये देखना वाकई बहुत रोमांचक होगा कि भविष्य में ये कंपनी कौन सा नया बिजनेस चुनती है और क्या ये शून्य से मुनाफे तक की अपनी इस पहेली को किसी सफल कहानी में बदल पाती है या नहीं। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।